Carbohydrates are basically polyhydroxylated aldehydes, or they are polyhydroxylated ketones. They remain in a open structure form. They can also remain in a cyclic structure form. दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है. कितना कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है और क्यों करता है ये भी हम लोग देखेंगे. लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो CHO, CH2OH, HOH का होल N. आप देखोगे कि लाइन से HOH, OH, HOH ऐसे लगा हुआ है. दिस इज कॉल्ड टर्मिनल CH2OH और ये एक अल्डिहाइड है. ये भी एक टिपिकल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है. इट कैन बी अ पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कीटोन ऑल्सो. CH2OH ऊपर, बीच में सेकेंड कार्बन पे C डबल बॉन्डेड हो, लास्ट में रहेगा CH2OH टर्मिनल और यहां बीच में रहेगा H और OH का होल N. ये मैंने ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर बताया है. ये साइक्लिक फॉर्मेशन में भी आ सकता है. दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कीटोन. इसका नाम हम लोग जब लिखते हैं तो नाम स्टार्ट होता है इसका एल्डो से, ब्रैकेट में कार्बन का टोटल नंबर आएगा और लास्ट में OSE. मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट के लिए 3 चाहिए. 2 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, 1 कार्बन का भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता. सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल कौन है? पिछले क्लास में बताया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड. इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. अगर 3 कार्बन है टोटल, ट्राई लगा देंगे. इट विल बिकम अल्डो ट्राइओस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस. जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग नाम. उसी तरीके से कीटो ट्राइओस, कीटो ट्राइओस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, इस तरीके से हम लोग नाम लिखते चले जाते हैं. ठीक. कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड भी बोला जाता है. सैकराइड वर्ड स्टैंड्स फॉर शुगर. मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड. 3 तरह का सैकराइड हम बताए थे, जिसमें मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड शुगर कहलाता है, लेकिन पॉलीसैकराइड नॉन शुगर कहलाता है. शुगर किसे कहते हैं? दैट सब्सटेंस विच इज वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट, दैट आर शुगर. तो मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड या ट्राइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, दे आर शुगर, बट पॉलीसैकराइड्स आर नॉन शुगर. व्हाट इज अ मोनोसैकराइड? मोनोसैकराइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, जो कि आगे हाइड्रोलिसिस से ब्रेक नहीं करता फर्दर सिंपलर यूनिट्स में. वो अपने आप में सिंपलर फॉर्म में है, उसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो फर्दर सिंपलर यूनिट में वो ब्रेक नहीं करता. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 साइक्लिक स्ट्रक्चर. दे आर मोनोसैकराइड्स. जब 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर आपस में जुड़े होंगे, और ये जुड़ना क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम लोग देखेंगे. 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा डाइसैकराइड. डाइसैकराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू 2 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल. वैसे ट्राइसैकराइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा. टेट्रा को करेंगे तो 4 मिलेगा. जब कोई कार्बोहाइड्रेट 2 से 10 यूनिट से मिलकर बना होता, 2 to 10, when the carbohydrate molecule is formed by 2 to 10 units of the monosaccharide, they are called oligosaccharide. Oligosaccharide can be disaccharide, trisaccharide, खिड़की खोल दे. डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, ये सब ओलिगोसैकराइड कहलाता है. पॉलीसैकराइड बेसिकली पॉलीमर होता है मोनोसैकराइड का. 1000 यूनिट एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब का भी हम लोग डिटेल देखेंगे आगे. स्टार्च, सेल्यूलोज वाटर सॉल्युबल नहीं होते, दे आर नॉन शुगर, बट मोनोसैकराइड एंड ओलिगोसैकराइड्स आर टर्म्ड एज शुगर्स. कीटो ट्राइओज को छोड़कर यह स्ट्रक्चर कीटोज का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है. कीटो ट्राइओज इसका नाम है. 3 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम पड़ा कीटो ट्राइओज. कीटो ट्राइओज को छोड़कर बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. कीटो ट्राइओज में कोई कायरल सेंटर नहीं है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. इसके अलावा तुम कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल इमेजिन करोगे वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे. ये जितना HOH वाला कार्बन होगा वो सब कायरल सेंटर होगा. ये जितने HOH वाले कार्बन होंगे वो सब कायरल सेंटर होंगे. एंड इफ देयर आर n chiral center, then total number of the optical isomer will be always 2 to the power n. हमेशा जैसे ग्लूकोज हम लोग लिखते हैं ना, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. CHO, CH2OH,
HOH, अभी ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, हम इकट्ठे 4-5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लिखवा देंगे। ये है ग्लूकोज, जो कि बहुत ही कॉमन कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। इट कंटेन्स 4 कायरल सेंटर। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर CHO है और नीचे CH2OH है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ द ग्लूकोज विल बी 16, 2 to the power 4, दैट इज 16 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। 6 कार्बन वाला एल्डोज 16 प्रकार के होते हैं, लेकिन 16 के बारे में नॉलेज होना जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर के साथ आपको नाम भी ध्यान में रखना है। दे आर, आगे लिखो, पहले तो ये लिख लेना, कीटोट्रायोज इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, कीटोट्रायोज इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, कीटोट्रायोज इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. Other than that, all carbohydrates are optically active. Other than that, all carbohydrates are optically active. If there are n chiral center, total number of optical isomer will be always 2 to the power n. Will be always 2 to the power n. टोटल मैं सिर्फ 6 स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये 6 स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर और नाम दोनों के साथ याद रखना है। बाकी जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो सवाल में गिवन होगा, नाम भी गिवन होगा। CHO, CH2OH, HOH, OHH, HOH, HOH, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। CHO, CH2OH, OHH, OHH, HOH, HOH, this structure is called mannose. CHO, CH2OH, HOH, OHH, OHH, HOH, very common molecule which is called galactose, तो 3 तो इसके याद रखिएगा। और 5 कार्बन वाले में CHO, CH2OH, HOH, 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 this is called ribose. CHO, CH2OH, OHH, HOH, HOH, this is arabinose. Arabinose. CHO, CH2OH, HOH, OHH, HOH, xylose. ये 6 स्ट्रक्चर याद रखिएगा। हालांकि आपके ट्यूटोरियल शीट में पूरा का पूरा 16 आइसोमर, ग्लूकोज के यहां पे मात्र 3 स्टीरियो आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर मैंने ड्रॉ किया है। इसके होते टोटल 16 हैं। 16 का अपना अपना नाम है, लेकिन 16 को याद करना जरूरी नहीं है। 2-3 को देख लो, बाकी स्ट्रक्चर आएगा सामने तो फिर हम लोग आगे सेम कंसेप्ट लगाएंगे। कंसेप्ट सेम है। देखिए, बेसिकली ये तीनों के तीनों आपस में डायस्टीरियोमर है। ये तो आप लोग को समझ में आ रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़े ही हो। दोज विच आर नॉट अ मिरर इमेज, दोज स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर डायस्टीरियोमर। सो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मान ली इसको हम नंबर दिए 1, इसको दिए नंबर 2, इसको दिए नंबर 3, 1-2 आपस में मिरर इमेज नहीं है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर है, दे आर डायस्टीरियोमर। 2-3 भी डायस्ट्रियोमर है, 1-3 भी डायस्ट्रियोमर है, कोई आपस में मिरर इमेज नहीं है। दे आर बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर, दे आर बेसिकली डायस्ट्रियोमर। ये बात तो क्लियर है। दूसरा एक टर्म जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एपीमर्स। व्हाट आर एपीमर्स? एपीमर्स, दोज स्टीरियो आइसोमर विच डिफर in the arrangement of H and OH
only at a particular chiral center. What are epimers? Epimers are basically those stereoisomers which differ in the arrangement of H and OH, which differ in the arrangement of H and OH only at one particular chiral center. एक particular chiral center पे सिर्फ और सिर्फ एक ही chiral center पे H और OH का अरेंजमेंट में अंतर अगर रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो उसे हम लोग एपीमर कहते हैं। तुम गौर से देखो 1 और 2 को, 1 और 2 में बेसिकली क्या अंतर है? तो 1 और 2 में तुम देखोगे कि यहां से यहां तक सब चीज सेम, CH2OH भी सेम, CHO भी सेम, यहां से यहां तक का जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सेम है। बस एक जो ये कायरल सेंटर है, सेकंड नंबर कार्बन, सिर्फ एक ही कार्बन, सेकंड नंबर कायरल सेंटर, सेकंड नंबर कार्बन विच इज द फर्स्ट कायरल सेंटर फ्रॉम द टॉप, उसी कार्बन पे मात्र H और OH का अंतर है। एक में आपका H लेफ्ट में है, OH राइट में है, और दूसरे में OH लेफ्ट में है और H राइट में। बाकी तो स्ट्रक्चर सेम है। 1 and 2 will be called as epimer. 1 and 2 will be called as epimers. 1 and 2 will be called as epimers. Now check. Between 2 and 3, what is the relation? Between 2 and 3, what is the relation? सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो हम देख रहे हैं कि सेकंड में पहला कायरल सेंटर पे भी चेंज हो गया और ये तीसरे कायरल सेंटर पे भी चेंज हो गया। जब एक से ज्यादा कायरल सेंटर पे चेंज हो गया, वो एपीमर कभी नहीं कहलाता। एपीमर में कंडीशन है कि मात्र एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर पे H और OH का अरेंजमेंट में अंतर होना चाहिए। दे विल बी कॉल्ड एज एपीमर। 2 and 3 आर नॉट एपीमर, क्योंकि दो कायरल सेंटर पे H और OH का अरेंजमेंट चेंज हो गया। बेसिकली दे आर डैस्ट्रियोमर, 2 और 3 डैस्ट्रियोमर है, लेकिन हम लोग एपीमर नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसी से एक सेंटेंस या स्टेटमेंट निकला, ऑल एपीमर्स आर डैस्ट्रियोमर्स बट ऑल डैस्ट्रियोमर्स आर नॉट एपीमर्स। नोट कर लो। ऑल एपीमर्स आर डैस्ट्रियोमर्स बट ऑल डैस्ट्रियोमर्स आर नॉट एपीमर्स। अगर मल्टीपल चॉइस सवाल है और उसमें 1 नंबर और 2 नंबर को बोला व्हाट इज द रिलेशनशिप, डैस्ट्रियोमर को भी टिक मारेंगे, एपीमर को भी टिक मारेंगे। क्लियर है? लेकिन 2 और 3 जो दिखा के बोला, तो 2 और 3 अगर दिखा के बोल रहा है तो सिर्फ डैस्ट्रियोमर को टिक मारेंगे, बिकॉज दे आर नॉट एपीमर। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 3? 1 and 3, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, HOH HOH सेम है, OH OH सेम है। फिर ये वाला कार्बन को जब हम देखें HOH, तो यहां हो गया OH, बाकी ये चौथा कार्बन पे भी सेम है। मात्र एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर पे H और OH का अरेंजमेंट में अंतर, डेफिनेटली दे आर एपीमर्स। मान लें हम इसको नाम दिए 4, 5 और 6। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 4 and 5? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 4 and 5? 4 और 5 के बीच में क्या रिलेशन है? ये क्लियरली दिख रहा है ना कि एक कायरल सेंटर पे सिर्फ अरेंजमेंट में अंतर, 4 और 5 आपस में एपीमर है। 5 और 6 में क्या रिलेशन है? 5 और 6 में क्या रिलेशन है? 5 और 6 सिर्फ डैस्ट्रियोमर है, एपीमर नहीं है, क्योंकि दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन दोनों पे अरेंजमेंट में चेंज हो गया। 4 और 6 में क्या रिलेशन है? 4 और 6 में क्या रिलेशन है? दे आर एपीमर्स। एपीमर्स पहचानने आ गए। अब देखो, हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहे, CHO, CH2OH, HOH, OHH, HOH, HOH, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म है, इसमें हमको फ्री अल्डिहाइड भी दिख रहा है CHO। गड़बड़ क्या होता है कि जब ग्लूकोज का हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो कुछ अल्डिहाइड का टेस्ट शो करता है और कुछ अल्डिहाइड का टेस्ट शो नहीं भी करता है। तो वहीं पे कंफ्यूजन हम लोग को हो गया कि अरे ग्लूकोज में अगर फ्री अल्डिहाइड है
फ्री अल्डिहाइड अगर मौजूद है तो सारे अल्डिहाइड के टेस्ट देने चाहिए थे। कितना हम लोग पढ़े थे कार्बोनिल में, टॉलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट, शिफ्ट टेस्ट, Hg2Cl2 टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट पढ़े थे अल्डिहाइड का। तो सारा का सारा टेस्ट ग्लूकोज शो नहीं करता है। नोट करो, ग्लूकोज कैन शो positive tolerance test. Glucose can show positive tolerance test, Fehling's test, tolerance test, Fehling's test. टॉलेंस टेस्ट मतलब सिल्वर मिरर देता है ग्लूकोज। टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट में रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, CO2 होगा। टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, it adds HCN, it adds HCN, it adds HCN, रिएक्शन पढ़ाए थे ना, HCN, KCN, साइनोहाइड्रीन। HCN के साथ भी रिएक्शन होता है ग्लूकोज का और साइनोहाइड्रीन बनता है। It adds NH2OH to form oxime, it adds NH2OH to form oxime, it adds NH2OH to form oxime। तो ये चार टेस्ट या चार रिएक्शन ये शो किया, तो जिससे हम लोग को पता चल गया NH2OH और HCN के साथ रिएक्ट किया तो पता चल गया कि अल्डिहाइड या कीटोन है। जब टॉलेंस के साथ रिएक्शन कर गया तो कंफर्म हो गया कि अल्डिहाइड है, इट कंटेन्स फ्री अल्डिहाइड। बट ग्लूकोज डज नॉट शो, any reaction with Schiff's test. Glucose does not show any reaction with Schiff's test. Does not react with Grignard. Does not react with Grignard. Does not react with Grignard. Does not add ammonia. Does not add ammonia and sodium bisulfite. Does not add ammonia और सोडियम बाइसल्फाइट। हम लोग ये सारा टेस्ट पढ़े थे। सोडियम बाइसल्फाइट टेस्ट, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, अल्डिहाइड और मिथाइल कीटो शो करता है। सोडियम बाइसल्फाइट व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनता है। अमोनिया जब ऐड होता है तो इमीन बनता है। ये सब अल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है। तो आखिर ग्रिग्नार्ड जैसे चीज के साथ रिएक्ट नहीं किया। अल्डिहाइड और कीटोन का ग्रिग्नार्ड के साथ जो रिएक्शन है उसी के लिए ग्रिग्नार्ड का खोज हुआ था। बाकी जो दाएं बाएं रिएक्शन पढ़े हैं वो सब फालतू का है। अल्डिहाइड प्लस कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलवेज गिव्स अल्कोहल, इसीलिए ग्रिग्नार्ड की आविष्कार किया गया था, ऐसे समझो। खैर, ग्रिग्नार्ड शो नहीं किया, शिफ्ट टेस्ट शो नहीं किया। शिफ्ट तो करना चाहिए था क्योंकि अल्डिहाइड है। तो ये जब चारों शो नहीं किया तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें फ्री अल्डिहाइड है भी कि नहीं है कि नहीं। तब हम लोग कंक्लूजन निकाले कि ग्लूकोज में फ्री अल्डिहाइड भी मौजूद रहता है और फ्री अल्डिहाइड मौजूद नहीं भी रहता है क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म अक्वायर कर लेता है। ये ग्लूकोज का ओपन चेन है। अगर ग्लूकोज परमानेंटली ओपन चेन फॉर्म में रहता सारा अल्डिहाइड का टेस्ट शो करता है। लेकिन होता क्या है कि उसके चौथे नंबर कायरल सेंटर से, यहां से ये कायरल सेंटर का ये ऑक्सीजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देता कार्बोनिल पे। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अल्डिहाइड कीटोन प्लस अल्कोहल क्या देता? हेमी असिटल, हेमी कीटल। यहां बोलेंगे हेमी असिटल क्योंकि अल्डिहाइड से हमेशा हेमी असिटल मिलता है। समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया इंट्रामोलिकुलरली और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ। ये पहला कार्बन, ये लास्ट वाला कार्बन, उसके बाद ये तो H और OH जैसे था वैसे ही OH H H OH, लेकिन ये वाला हम ऐसे कर दिए HO, ये जाकर जुड़ गया इस कार्बन पे। इसको हम और भी बढ़िया स्ट्रक्चर में लाएंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन जाके जुड़ गया इस कार्बन पे। एक तरफ O माइनस हो चुका होगा और एक तरफ H आ गया होगा, O माइनस और H। ये ऑक्सीजन के पास एक H प्लस होगा। ओ ऑक्सीजन अपना लोन कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, H प्लस निकला और H प्लस यहां पे जुड़ गया। ऐसा होने से कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल एक साइक्लिक फॉर्म ले लिया
एक ही कार्बन पे OH और OR, एक ही कार्बन पे OH और OR क्या कहलाता है? हेमी असिटल फॉर्म। इसलिए मैंने डेफिनेशन में लिखाया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड अल्डिहाइड और कीटोन विच कैन रिमेन इन अ ओपन चेन फॉर्म एज वेल एज इन अ साइक्लिक हेमी असिटल और हेमी कीटल फॉर्म। ये बात समझ में आ रहा है? तो जब ऐसा फॉर्म ले चुका ये कार्बोहाइड्रेट, तो हम तुमसे बोले कि यार इसमें अल्डिहाइड है कहां? नो अल्डिहाइड, देयरफॉर इट डजंट टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड। सो बेसिकली ये फॉर्म में भी रहता है, ये फॉर्म में भी रहता है, ये फॉर्म बहुत कम होता है, इसलिए कुछ ही अल्डिहाइड का टेस्ट ये शो करता है, लेकिन मैक्सिमम अल्डिहाइड का टेस्ट ये शो नहीं करता। अब ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था। sp2 कार्बन कैसा होता? प्लेनर। और प्लेनर चीज पे किसी भी चीज का अप्रोच दो तरफ से होता है, हमेशा दो तरफ से अटैक होता है, 50-50% प्रोबेबिलिटी ईच। नाउ अब ध्यान देना, हम एक और स्ट्रक्चर बना रहे इसका, कार्बन CH2OH, यहां तो HOH, OHH, HOH, HO जाकर जुड़ गया और इधर कर दिए OH और इधर कर दिए H। सिर्फ मैं इस कार्बन पे चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि 50-50% प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक ऑन sp2 कार्बन विच इज प्लेनर। तो जब ये रिंग फॉर्मेशन लेगा तो ये दोनों बनेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि कोई एक बनेगा, दोनों बनेगा, ठीक है? और दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? हेमी असिटल फॉर्म। हेमी असिटल फॉर्म, साइक्लिक हेमी असिटल फॉर्म आ गया। और यही कारण है कि कुछ टेस्टोअल्डिहाइड कीटोन का शो नहीं करता है। अब देखो, अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे, रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक, तो नो डाउट तुम तुरंत बोलोगे कि दे आर एपीमर्स। क्यों ना बोलेंगे? एक ही कायरल सेंटर पे H और OH का अंतर एपीमर है। ऊपर वाला कायरल सेंटर बन चुका, सिर्फ यहीं पे तो H और OH का अंतर है, बाकी जगह H और OH का अंतर है क्या? नहीं है। दे आर एपीमर। अब हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे। ध्यान रखना कि अल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बन है उसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन? The carbon of aldehyde or ketone is called anomeric carbon. The carbon of aldehyde and ketones are called anomeric carbon. एकदम क्लियर डेफिनेशन है। इसके अलावा कोई भी कार्बन एनोमेरिक कार्बन नहीं कहलाता। कार्बोहाइड्रेट का, अल्डिहाइड और कीटोन का कार्बन ही एनोमेरिक कार्बन कहलाता है और कोई दूसरा कार्बन नहीं कहलाता है। क्या? रिपीट कर दें, लिखो। द कार्बन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन इन अ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, द कार्बन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इन अ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। ठीक है? इफ देयर इज अ डिफरेंस इन H and OH arrangement at anomeric carbon, then they are called anomers. If there is a difference in the arrangement of H and OH, but where? At the anomeric carbon, then they are called anomers. If there is a difference in the arrangement of H and OH at the anomeric carbon, then they are called anomers. बाकी और कोई भी जगह चेंज नहीं होना चाहिए। H और OH का अरेंजमेंट सिर्फ कहां चेंज दिखना चाहिए? एनोमेरिक कार्बन पे। इसलिए ध्यान रखना, ये दोनों के बीच एक और रिलेशन आया, एनोमर्स। अब फिर से वही बात, सारे एनोमर एपीमर होते हैं, सारे एनोमर एपीमर होते हैं, सारे एनोमर डैस्ट्रियोमर्स भी होते हैं, लेकिन उल्टा कहना गलत है। सारे एपीमर एनोमर नहीं होते या सारे डैस्ट्रियोमर एपीमर एनोमर नहीं होते। समझ में आ रहा? सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे अगर H और OH का अरेंजमेंट में अंतर
गया सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे, H और OH का अरेंजमेंट का अंतर पाया गया, देन दे विल बी कॉल्ड एज एनोमर्स। 5 और 6 जब दोनों बन सकता है तो 6 मेंबर वाला बनेगा ना। बन सकता है तो बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन 6 मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल, इसलिए 6 मेंबर वाला बनाए। ठीक है, इस टॉपिक में ना थोड़े टर्म्स हैं, उस टर्म्स का बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन याद रखना है। एपीमर क्या होता है, एनोमर्स क्या होता है। अब हम एनोमर का नाम लिखने वाले हैं अल्फा बीटा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। एक अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहेंगे। इफ H इज इन द राइट at anomeric carbon, it will be called as alpha anomer, and if H is in the left, then it will be called as beta anomer. ग्लूकोज के ये दो एनोमेरिक फॉर्म है, एनोमेरिक हेमीअसिटल फॉर्म। दोनों फॉर्म को हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। एनोमेरिक कार्बन पे अगर H लेफ्ट में है, H अगर लेफ्ट में है तो वो अल्फा एनोमर कहलाएगा, जैसे ये अल्फा एनोमर कहलाएगा ग्लूकोज का, और ये कहलाएगा ग्लूकोज का बीटा एनोमर। उल्टा होगा। एनोमेरिक कार्बन पे H अगर लेफ्ट में है तो वो अल्फा, और एनोमेरिक कार्बन पे H अगर, अरे यहां उल्टा हम लिख देंगे, सॉरी, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। इफ H इज इन द लेफ्ट, OH इज इन द राइट, देन अल्फा। H इज इन द राइट, OH इज इन द लेफ्ट, बीटा। उधर वाला अल्फा एनोमर, इधर वाला बीटा एनोमर। यहां तक क्लियर है? क्लियर? ओके। अब इसी हेमीअसिटल साइक्लिक फॉर्म को एक पर्टिकुलर तरीके से ड्रॉ किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। जो ये फिशर दिख रहा है, इस फिशर को हम लोग बिल्कुल साइक्लिक रिंग के फॉर्म में लाकर दिखाएंगे। वो साइक्लिक फॉर्म में जब हम लोग लाकर दिखाते हैं तो वो कहलाता है हावर्थ प्रोजेक्शन। अब हावर्थ प्रोजेक्शन के 2-3 रूल हैं, वो रूल सीधे सीधे हम बनाते जा रहे हैं और उसको तुम देखते चले जाओ, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। द एनोमेरिक कार्बन शुड बी एट द एक्सट्रीम राइट। जैसे हम यहां पे बनाना चाह रहे हैं ना हावर्थ, तो एक्सट्रीम राइट में एनोमेरिक कार्बन होता है। एंड देन स्टार्ट एडिंग कार्बन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो आखिर ये कितना मेंबर का रिंग है, ये बोले 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और ये ऑक्सीजन 6 मेंबर का रिंग है। एनोमेरिक कार्बन को एक्सट्रीम राइट में रख के देन ऐड द कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ये अगर 1 नंबर कार्बन, ये बोले 2 नंबर कार्बन, ये बोले 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, और उसके बाद ऑक्सीजन। इस तरीके से रिंग बनाना है। Add the carbon in a clockwise direction. Add the carbon in a clockwise direction. Anomeric carbon extreme right. 1 नंबर जो हम हाईलाइट किए वो एनोमेरिक कार्बन है, ध्यान रखना। Anomeric carbon extreme right. Then start adding carbon in the clockwise direction and make a 6-membered or 5-membered ring. जितना मेंबर का रिंग बन रहा है पहले वो बना लो। बन चुका?
बन चुका। और उसके बाद जो चीज लेफ्ट में है वो हावर्थ में अप में आएगा, और जो चीज तुमको राइट में दिख रहा है वो हावर्थ प्रोजेक्शन में डाउनवर्ड पोजीशन में आएगा। कहने का मतलब जैसे देख, जैसे मान लीजिए हम अल्फा एनोमर को ड्रॉ कर रहे हैं, एनोमेरिक कार्बन में H लेफ्ट है और OH राइट है। ध्यान देना, H ऊपर OH नीचे, जो लेफ्ट में है वो अप और जो राइट में है वो नीचे। उसके बाद क्या है, फिर से HOH दिखा, यहां पर भी HOH, तीसरे पे जा OHH, OH ऊपर H नीचे, चौथे पे जा HOH, HOH। अब बाकी पता चलेगा ये लास्ट वाला कार्बन पे, लास्ट वाले कार्बन पे कैसे पोजीशन लगाना है, लास्ट वाले कार्बन पे कैसे पोजीशन फिट करना है हावर्थ में। ठीक है, इसे क्या नाम हम लोग देते थे, टर्मिनल CH2OH। इफ द carbohydrate was capital D, then terminal CH2OH will be up. If capital L, then it will be down. ओरिजिनल मॉलिक्यूल में जाओ, पता करो कि ये कैपिटल डी था कि कैपिटल एल था। याद करो ऑप्टिकल आइसोमर, डीएल कन्फिग्रेशन, सबसे नीचे वाले कायरल सेंटर पे जाते थे और वहां देखते थे अगर H लेफ्ट में है OH राइट में है तो ये डी फॉर्म है, बोलते थे ना। और वही अगर लास्ट वाले कायरल सेंटर पे OH अगर लेफ्ट में और H अगर राइट में होता तो एल फॉर्म। चूंकि ये डी फॉर्म है तो ये CH2OH कहा जाएगा, अप। अप मतलब ध्यान रखना CH2OH और यहां भी H। ये बन गया हावर्थ प्रोजेक्शन, ये बन गया हावर्थ प्रोजेक्शन। क्लियर। वैसे ही बीटा एनोमर अगर बनाना है, सेम एनोमेरिक कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक नंबर कार्बन पे यहां हो जाएगा OH और H, बाकी सब सेम HOH, OHH, HOH, और यहां भी टर्मिनल CH2OH ऊपर। क्योंकि डी ग्लूकोज से तैयार किया गया ये स्ट्रक्चर। तो बस तीन ही रूल है। पहला रूल कहता है कि एनोमेरिक कार्बन शुड बी एट द एक्सट्रीम राइट, स्टार्ट एडिंग कार्बन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड कंप्लीट द रिंग। फिशर में जो चीज लेफ्ट में है वो अप, राइट में है वो डाउन, लास्ट में फंसोगे यहां पर टर्मिनल CH2OH। अगर कैपिटल डी था तो ऊपर लगाएंगे, कैपिटल एल होगा तो नीचे लगाएंगे। क्लियर है। अब देखिए, हम लोग इस स्ट्रक्चर का नाम भी लिखते हैं। नाम लिखने का तरीका भी बहुत सिंपल है। कैसे नाम लिखा जाता है, और वो नाम पढ़कर थोड़ा घबराहट लगता है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है, कुछ नहीं है। देखो, इस स्ट्रक्चर को 5 मेंबर वाला रिंग, डबल बॉन्ड, जीओसी में पढ़े होंगे, इसका नाम होता है फ्यूरान। सेम वे 6 मेंबर का जब साइक्लिक इथर रहे और उसमें डबल बॉन्ड ऐसे लगा रहे तो इसका नाम होता है पाइरान। फ्यूरान, पाइरान। हमारे पास हावर्थ प्रोजेक्शन मिलता है ना, वो ऑक्सीजन को मिला के साइक्लिक इथर ही है। ये समझ में आ रहा। अब चूंकि ये 6 मेंबर का रिंग है, दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज पाइरानोज स्ट्रक्चर, फ्रॉम वेयर पाइरान केम, 6 मेंबर का रिंग, इसलिए इसको नाम हम लोग देते पाइरानोज। समझ में आ रहा है। अब जैसे देखना, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, यहां क्या लिख रहे हैं देखना, अल्फा डी ग्लूको पाइरानोज, सबका मतलब है यहां पर
ओज लग गया मतलब कि कार्बोहाइड्रेट। पाइरान अगर आ गया तो 6 मेंबर का रिंग है, डी ग्लूकोज से तैयार किया गया था और ये एक अल्फा एनोमर है। हावर्थ में कैसे पहचानेंगे अल्फा बीटा? एच ऊपर OH नीचे अल्फा, OH ऊपर H नीचे बीटा, और इसका नाम पड़ जाएगा बीटा डी ग्लूको पाइरानोस। उसी तरीके से जब हम लोग फ्रुक्टोज का बनाएंगे ना स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज जैसे हम लोग ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, फ्रुक्टोज भी बनाएंगे। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर 5 मेंबर का रिंग होता है ऑक्सीजन मिला के, समझ में आ रहा? तो वहां पे लिखेंगे ऐसे अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, फ्यूरान वर्ड आएगा, या बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। तो नाम इतना है लिखा हुआ, लेकिन ये देख के घबराहट नहीं होनी चाहिए, मीनिंग है सब नाम का, है कि नहीं? तो अल्फा एनोमर, बीटा एनोमर, रिंग में पहचानना और फिशर में पहचानना, बिल्कुल दिमाग में क्लियरली फिट कर लो। एक बार आप लोग खुद से गैलेक्टोज जो बनाए हुए हम, गैलेक्टोज देख, तीसरा नंबर गैलेक्टोज होगा, उस गैलेक्टोज का अल्फा एनोमर हावर्थ प्रोजेक्शन सब बनाओ फटाफट अभी। गैलेक्टोज को लो और गैलेक्टोज को साइक्लिक हेमीएसिटल बनाकर उसको हावर्थ प्रोजेक्शन में तुरंत ड्रॉ कीजिए। तो देखिए, जब मेथड सेम है, प्रोसेस सेम है, यही स्ट्रक्चर बनेगा बीटा वाले का भी। बस अंतर एक आएगा कि ये वाले कार्बन पे बस OH ऊपर और H आ जाएगा नीचे, वो हो गया गैलेक्टोज, और तो कोई चेंज नहीं आएगा। सेम स्ट्रक्चर, सेम एवरीथिंग। ये वाला कार्बन पे बस OH को ऊपर करके H नीचे कर दो, वो बन जाएगा बीटा डी गैलेक्टो पाइरानोस। समझ में आ रहा है? और सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, बस यहां पर भी आप OH को ऊपर करके H को नीचे कर देंगे, वो बन जाएगा अल्फा एनोमर। आखिर वो तो ना एपीमर ही तो है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज तो एपीमर ही है ना। जब दोनों हेमीएसिटल में आ ही गया तो सिर्फ एक ही कार्बन पे तो H और OH का अंतर होगा। ठीक है, बना लिए ना? ठीक है, अब हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, तुमको खुद से ट्राई करने के लिए दिए। Okay. Now write. Whenever any one anomeric form of the, whenever any one anomeric form, whenever any one anomeric form of the carbohydrate in its cyclic structure is dissolved in water, then quickly it maintains equilibrium with its another anomeric form. Quickly it maintains equilibrium with another anomeric form. या ऐसे समझ सकते हैं कि हम अल्फा या बीटा में से किसी एक फॉर्म को भी अगर हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो कुछ देर के बाद दोनों एनोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करने लगता है और दोनों एनोमेरिक फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है।
ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा? देखो, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हेमी एसिटल्स एंड हेमी कीटल्स आर अनस्टेबल इन नेचर। ये तो हम बहुत पहले से ही बता के आप लोगों को आ रहे हैं कि अगर एक कार्बन पे OR है और एक कार्बन पे OH है, इसी को तो हेमी एसिटल कार्बन कहते हैं या हेमी एसिटल फॉर्म, है कि नहीं? वाई दे आर अनस्टेबल? बिकॉज ऑफ 4 मेंबर का इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये H इतना करीब आ जाता है ऑक्सीजन का कि ये ऑक्सीजन लगभग प्रोटोनेट होकर ये अल्कोहल निकल जाएगा बाहर और ये लोन पेयर का हो जाएगा बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटाइन पे, हाईली स्टेबल। तो तुरंत ये कैसे ब्रेक कर जाता? CH डबल बॉन्डेड O प्लस ROH। हेमी एसिटल्स आर अनस्टेबल, हेमी एसिटल्स आर अनस्टेबल, इट क्विकली ब्रेक्स, इट एलिमिनेट्स द अल्कोहल एंड फिर से कार्बोनिल हमको वापस मिल जाता। तो जब भी हम लोग किसी भी एक एनोमेरिक फॉर्म को पानी में डिसॉल्व करते हैं, मान लो हम इसे डिसॉल्व किए पानी में, let it is taken in water, let it is taken in water, this is alpha anomer taken in water। तो होता क्या है कि ये हेमी एसिटल कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन आर, हेमी एसिटल और हेमीकीटल कार्बन, हमेशा याद रखना। इसी कार्बन पे OH है और इसी कार्बन पे OR है। कार्बन का मतलब R, कार्बन पे OH और कार्बन पे OR। होता क्या है कि ये हेमी एसिटल फॉर्म टूट जाता है बिकॉज इट इज अनस्टेबल। ये ब्रेक कर जाएगा, ये रिंग ब्रेक करेगा, रिंग ब्रेक करेगा, यहां पे डबल बॉन्डेड O हो जाएगा और ये H यहां चला जाएगा, अल्कोहल बाहर, ये रिंग ऐसे ब्रेक करेगा ना। थोड़ा गौर से देखो, OR ही तो चला जाता है ना, देखो उसमें किसको हटाए बाहर? OR को। तो यहां पे OR हट जाएगा, मतलब ये रिंग इधर से ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, H CH2OH और यहां हो जाएगा CHO, बाकी जैसे था वैसे ही ब्रेक कर गया। इसी को बोलते हैं ओपन चेन फॉर्म। और जब ये ब्रेक कर गया तो फिर ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक मारता है, फिर रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब जो रिंग का फॉर्मेशन होगा अल्फा और बीटा दोनों होगा। बस समझ में आ रहा है? और यही कारण से दूसरा एनोमर बन जाता है। दूसरा एनोमर मतलब इधर OH हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, बाकी जो चीज है OH OH OH, इधर CH2OH। दिस इज बीटा फॉर्म एंड लाइक दिस, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां। ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे ना आ जाते। तुम अगर शुरू में बीटा लोगे ना, अल्फा अपने आप बन जाएगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। अल्फा लोगे, अपने आप बीटा बन जाएगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम में एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। बीटा ज्यादा होता है, अल्फा कम होता है। ये क्यों होता है, ये भी हम बताएंगे। So whenever any one anomeric form of the cyclic structure is dissolved in water, then quickly the second anomeric form gets formed. Second anomeric form gets formed and equilibrium is maintained. And equilibrium is maintained. अब देखो, ये ग्लूकोज का एनोमेरिक फॉर्म है, अल्फा बीटा ग्लूकोज का ये दो एनोमेरिक फॉर्म है। ऑब्वियसली ये अल्फा एनोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज इट हैज मेनी कायरल सेंटर, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, मेनी कायरल सेंटर, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान रखना, ये अल्फा एनोमर का इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है +112 डिग्री। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इज +112 डिग्री। और बीटा वाले का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है +19 डिग्री। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये हम आपको डेटा प्रोवाइड कर दिए कि अल्फा एनोमर का ऑप्टिकल रोटेशन 112 डिग्री और बीटा वाले का ऑप्टिकल रोटेशन होता है 19 डिग्री। ठीक, अब देखो होता क्या है कि जब हम पोलैरीमीटर ट्यूब में अल्फा वाले को मान लो डिसॉल्व कर दिए और इसमें से हम प्लेन पोलराइज लाइट पास किए, प्लेन पोलराइज लाइट पास किए, तो मेरे को तो फट से पहले तो मिला 112 डिग्री, लेकिन
समय के अनुसार ये 112 डिग्री क्या रहेगा? ये तो धीरे धीरे घटेगा या हो सकता है कि बढ़ जाए, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम पे द सॉल्यूशन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम हैज अ रोटेशन ऑफ +52.5 डिग्री। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है ना तो 52.5 डिग्री का रोटेशन शो करता है। तो ऐसे समझना कि जब टाइम t=0 पे मैंने जब अल्फा एनोमर डिसॉल्व किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया, शुरू में मिला मेरे को 112 डिग्री, और ये धीरे धीरे घट कर, समय के अनुसार धीरे धीरे घट कर कहां तक चला जाएगा? +52.5 तक चला जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा चीज, अगर हम बीटा एनोमर अगर लिए रहते तो शुरू में मिला होता 19 डिग्री, और समय के अनुसार धीरे धीरे ऑप्टिकल रोटेशन बढ़ते +52.5 डिग्री। दिस इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व्ड व्हेन वन एनोमर इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। यही टर्म हम समझाना चाह रहे थे। This increase or decrease in the optical rotation observed with respect to time when any one anomer is dissolved is called muta rotation. This increase or decrease in the optical rotation observed when with respect to time, when any one anomer is dissolved is called muta rotation. This increase or decrease in the rotation of plane polarized light which is observed when any one of the anomer is dissolved. तो अगर हम अल्फा वाले को अगर हम डिसॉल्व किए तो मेरे को डिक्रीज इन द रोटेशन ऑब्जर्व होगा। अगर हम बीटा वाले को डिसॉल्व किए होते तो इंक्रीज इन द रोटेशन। डिक्रीज और इंक्रीज कब तक होता? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और इक्विलिब्रियम पे +52.5 डिग्री का फिक्स्ड रोटेशन है। इसी को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अगर हम तुमसे एक वेरी सिंपल सा सवाल बोलें कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट म्यूटा रोटेशन शो कर सकता है जिसका रिंग ओपन हो सकता है, तुम खुद सोच। अगर हम अल्फा लिए रहते और अगर इसका रिंग ओपन ना हुआ होता, हमेशा 112 डिग्री मिलता। अरे जब बीटा बनेगा ही नहीं तो फिर क्या का इंक्रीज और डिक्रीज? पहला टाइप का सवाल आपसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट विल शो म्यूटा रोटेशन। तो आपको सिर्फ इतना चीज चेक करना है कि कहां पर हेमी असिटल का लिंकेज है। हेमी असिटल और हेमी कीटल ही अनस्टेबल होता है। हेमी किसको कहते? कार्बन पे OH का होना जरूरी है। जब तक ये H बॉन्डिंग नहीं होगा तब तक ये अनस्टेबल नहीं होगा। तो एक OH का होना जरूरी है। यही अगर हम तुमसे बोलते हैं कि C पे H OR ये स्टेबल है, यहां कोई H बॉन्डिंग नहीं है, इट इज स्टेबल। इसे कीटल या असिटल बोला जाता है, इसे हेमी नहीं बोलते। हेमी कब बोलते? जब OH लगाओ। एक कार्बन पे OH और OR दोनों हो तो हेमी, और दोनों OR हो तो हेमी वर्ड एब्सेंट। तो हेमी असिटल और कीटल हमेशा अनस्टेबल होता है। तो आपके सामने दिए गए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि एनोमेरिक कार्बन पे हेमी वाला सिचुएशन है कि नहीं। हेमी सिचुएशन है तो रिंग ओपन होगा, और रिंग ओपन अगर हो गया तो म्यूटा रोटेशन भी होगा। और अगर बाई चांस ये OH के बजाय मैं यहां पर OCH3 लिख दूं, खुद सोच, अगर यहां पे OCH3 अगर हम लिख दिए OCH3, क्या ये रिंग ओपन होगा? यहां भी OR और यहां भी OR नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
तो एनोमेरिक कार्बन पे हेमी असिटाइल फॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर म्यूटा रोटेशन। और देखो अगर ग्लूकोज इस स्थिति में रहता है, अरे तो यही कारण है कि ग्लूकोज कुछ टेस्ट एल्डिहाइड का शो करता है और कुछ टेस्ट एल्डिहाइड का शो नहीं करता है। ग्लूकोज का सॉल्यूशन ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर इट शोज सम टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, इट ऑल्सो डज नॉट शो सम टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। अब देखो ड्राइंग से रिलेटेड एक और लास्ट चीज, कॉपी कर लिए? इतना भारी लग रहा है क्या? नहीं ना, इससे भारी भारी चीज पढ़ेंगे। ये क्या है? एरोमेटिक खत्म। और एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटी जेईई एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। कार्बोनिल एंड एरोमेटिक दोनों सॉलिड होना चाहिए। कार्बोनिल मतलब सारे नेम रिएक्शन मिला के कार्बोनिल, और एरोमेटिक इट इज हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी इज द रूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां गड़बड़ाए गए हो बेटा, पूरा सड़े सड़े पत्ते निकलेंगे फिर तो। ये सब रिवाइज करो, डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जाके लग जाना कार्बोनिल पे बेटा, और कल सब आना चाहिए। एक और लास्ट ड्राइंग, ये बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन का रिंग नहीं है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन टाइप का है। ये जो फॉर्म है ना, वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट एज चेयर फॉर्म, इट एग्जिस्ट एज चेयर फॉर्म। और इसका चेयर बनाने का तरीका भी बिल्कुल फिक्स्ड है, एकदम याद रखना। चेयर पे जहां बैठना है वहीं पे ऑक्सीजन होना चाहिए। बना दिए हम चेयर, यहीं पे बैठोगे ना, वहीं ऑक्सीजन रहना चाहिए, ठीक है। ये है 1 नंबर कार्बन, ये है 4 नंबर कार्बन। जैसे ये मान ले हम इसका चेयर बना रहे बीटा वाले का, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो चेयर फॉर्म में तो आपको पता है कि एक इक्वेटोरियल होता, एक एक्सियल होता। यहां पे एक्सियल ऊपर, यहां इक्वेटोरियल ऐसे, यहां एक्सियल नीचे, यहां इक्वेटोरियल ऐसे, यहां पर इक्वेटोरियल, यहां पे एक्सियल, यहां पर एक्सियल नीचे, इक्वेटोरियल ऐसे। एक्सियल इक्वेटोरियल आप लोग को याद आ रहा कन्फॉर्मेशन का? जो बॉन्ड नीचे की तरफ गया है वो लोअर बॉन्ड होता है, बिलो द प्लेन होता है, और जो बॉन्ड ऊपर की ओर है वो अबव द प्लेन होता है, उसको अपर बॉन्ड भी बोलते हैं। अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड, ठीक। अब इस बीटा को देखो, बीटा वाले में 1 नंबर कार्बन पे OH किधर है? ऊपर, अपर बॉन्ड में। यहां पर अपर बॉन्ड कौन है? ये वाला, क्योंकि ये तो नीचे की ओर है। समझ आ रहा है ना? तो यहां OH हो जाएगा, यहां H हो जाएगा। अब गए हम 2 नंबर कार्बन पे। 2 नंबर कार्बन में एक H ऊपर है और OH नीचे की ओर है, तो यहां पर ऊपर होगा H और नीचे होगा OH। 3 नंबर पे गए तो OH ऊपर, H नीचे। 3 नंबर में OH ऊपर, H नीचे, तो ये बॉन्ड नीचे की ओर है, तो यहां H होगा, यहां पे OH होगा। समझ में आया? चौथे पे OH नीचे, H ऊपर, H ऊपर, OH नीचे। 5वें पे CH2OH ऊपर और H नीचे, तो यहां H आ गया नीचे और CH2OH आ गया ऊपर। सबको बिठा दिए थे। यह कौन सा फॉर्म है? बीटा और अल्फा में क्या अंतर होगा? मात्र यहीं पे एक अंतर होगा, बाकी सब सेम होगा। अल्फा वाला बनाते तो यहां H को ऊपर कर देते और OH को नीचे कर देते, और कुछ नहीं है ना। अब इस बीटा वाले को गौर से देखो,
every group is present at the equatorial position. Every group is present at the, हम लोग हाइड्रोजन को ग्रुप नहीं मानते, हाइड्रोजन एटम तो कहीं भी रहे, उसके ऊपर कोई रिपल्शन नहीं। ग्रुप जैसे OH है, CH2OH है, सबके सब कहां मौजूद है? इक्वेटोरियल पे। और जब सारे ग्रुप इक्वेटोरियल पे मौजूद रहते हैं तो उससे ज्यादा स्टेबल कंडीशन और कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि एक्सियल में रिपल्शन होता था, याद करो। ग्रुप अगर एक्सियल पोजीशन पे होता था तो रिपल्शन बोलते थे। तुमको याद है ऐसा ऐसा सवाल हम लोग करते थे कि चल मिथाइल एक्सियल पे है, इक्विलिब्रियम फ्लिप मार के चला गया इक्वेटोरियल पे, कौन ज्यादा स्टेबल? तो तुरंत बोलते थे ये ज्यादा स्टेबल। तो इक्वेटोरियल पे जब ग्रुप्स रहता है तो उसके ऊपर कोई रिपल्शन नहीं होता। चूंकि बीटा वाले में सारे के सारे ग्रुप इक्वेटोरियल पे मौजूद है, देयरफॉर इट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म। Among alpha and beta anomer of the carbohydrate, which is more stable? Definitely, which is more stable? In the glucose, obviously. Glucose का अल्फा और बीटा में कौन ज्यादा स्टेबल? बीटा ज्यादा स्टेबल। और वही देख, अगर अल्फा एनोमर होता ना, इन अल्फा एनोमर 1OH will come at axial, therefore लेस स्टेबल। हम बोलते हैं कि चल ये तो बीटा है, अल्फा बना। अल्फा बनाने के लिए मतलब क्या करना? बस यही एक अंतर रहता ना H और OH का, H ऊपर और OH नीचे। तो यहां H को ऊपर कर देते, OH को नीचे कर देते, तो OH आ जाता एक्सियल पे, और एक्सियल पे थोड़ा रिपल्शन लग जाता, इसलिए अल्फा एनोमर का एक OH जो है, अल्फा एनोमर का एक OH जो है वो एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन बीटा में सारे के सारे ग्रुप इक्वेटोरियल पे हैं। जब सारे ग्रुप इक्वेटोरियल पे है तो उससे ज्यादा स्टेबल कंडीशन हो ही नहीं सकता। बीटा इज मोर स्टेबल। देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम बीटा इज 63.8%, अल्फा इज 36%। टोटल कितना हो गया? 99.8। and remember open chain form remains मात्र 0.2%। तो ठीक है, परसेंटेज याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि बीटा ज्यादा स्टेबल होता है अल्फा से, तो इक्विलिब्रियम पे बीटा हमेशा ज्यादा होगा अल्फा से। और दूसरी बात कि ओपन चेन फॉर्म का क्वांटिटी बहुत नेग्लिजिबल है रे, इसीलिए तो मैक्सिमम अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन ये कार्बोहाइड्रेट शो ही नहीं करता। लेकिन टॉलरेंस फेलिंग शो करने के लिए ये 0.2% भी सफिशिएंट होता है। क्या हो गया? हमसे पूछ, हमसे हैं? इसको ओपन चेन फॉर्म, नाम क्या बोल रहे? आलू। ओपन चेन फॉर्म, सीधे खुला चेन, ओपन चेन फॉर्म। ठीक है, म्यूटा रोटेशन समझ में आ गया? म्यूटा रोटेशन हाँ बोलो, तुमको क्यों लोड है? तुमको क्या टेंशन है? वो नहीं पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा है, तो तुम क्यों कंप्लेन मार रहा है? क्या डाउट है तेरा? पूरा पलट के देख क्या क्या पढ़ा है। पूरा पहला पेज, कार्बोहाइड्रेट का पहला पेज से देखो। डायस्ट्रियोमर, एपीमर, एनोमर, अल्फा बीटा नेमिंग, साइक्लिक हेमीअसिटल, हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ में कौन ऊपर कौन नीचे, हावर्थ में अल्फा बीटा पहचानना, म्यूटा रोटेशन, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाई द इक्विलिब्रियम कम्स, why the ring opens, because hemiacetal are unstable। रिंग ओपन नहीं हो पाएगा बाई चांस तो म्यूटा रोटेशन भी नहीं होगा।
जैसे मैंने ग्लूकोज बता दिया बेटा, वैसे ही थोड़ा सा इसे भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि अभी और भी आएगा बहुत सारे स्ट्रक्चर। CH2OH, C डबल बॉन्डेड O, और नीचे CH2OH, OHH, HOH, HOH, इसे हम लोग बोलते हैं डी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी याद रखना। फ्रुक्टोज इज अ कीटोज। फ्रुक्टोज इज अ कीटोज विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये फ्रुक्टोज टोटल कितने कार्बन? 6 कार्बन। इसमें भी ये ऑक्सीजन का लोन पेयर सीधे इस कार्बन पे अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। CH2OH कार्बन, लास्ट में CH2OH, तो इस कार्बन पे भी एक तरफ O माइनस हो जाता है और एक तरफ CH2OH हो जाता है, और बाकी OHH, HOH, HO आकर रिंग बनाया और इधर हो गया OH प्लस C, CH2OH इस तरफ, OH इस तरफ, CH2OH, OHH, HOH, HO रिंग बन, एनोमेरिक कार्बन, दे आर एनोमर्स। हम लोग एनोमर को कैसे पहचानते थे? H लेफ्ट में और OH राइट में, अल्फा। H लेफ्ट में और OH राइट में, अल्फा। यहां पे H नहीं है एनोमेरिक कार्बन पे, OH तो है। OH के हिसाब से अल्फा बीटा बोलेंगे। या OH लेफ्ट में दिख रहा बेटा, ये बीटा एनोमर है। OH राइट में दिख रहा है, ये अल्फा एनोमर है। कितना मेंबर का रिंग? 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 5 नंबर, 5 मेंबर्ड रिंग। हावर्थ प्रोजेक्शन। ओके, एनोमेरिक कार्बन, स्टार्ट एडिंग द कार्बन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 2 3 4, 5वां ऑक्सीजन। ऐसा बनता है स्ट्रक्चर। यहां पर जो लेफ्ट में है वो अप, OH, CH2OH, फिर OH, H, H, OH। लास्ट वाले पे कैसे डिसाइड करते? अगर D था तो CH2OH ऊपर, तो ऑब्वियसली D था तो CH2OH ऊपर। इसका नाम क्या लिखेंगे? चूंकि OH ऊपर है, ये बीटा है, बीटा D, फ्रुक्टो फ्यूरानोज, बीटा D, फ्रुक्टो फ्यूरानोज। इसका भी रिंग ओपन होगा क्योंकि कार्बन पे OH है और कार्बन पे OR है, रिंग ओपन होगा। ये भी म्यूटा रोटेशन शो करेगा, अल्फा से बीटा में चेंज होगा। बस यही ध्यान रखना है। तो तुम यहां पे मेरे से एक सवाल पूछ सकते थे लेकिन पूछे नहीं। सर यहां से करा दिए आपने अटैक तो 5 मेंबर का रिंग मिला, इसमें क्या बुराई दिख रहा था? ये अटैक करा दो 6 मेंबर का रिंग मिल जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे आप कि 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल, 5 मेंबर कम स्टेबल। 6 मेंबर वाला रिंग भी बनता है, बट इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट इट रिमेन्स स्टेबल। इन अ सोल्यूशन इट इज 5 मेंबर रिंग विच इज स्टेबल। तो ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। फ्रुक्टोज 5 मेंबर का फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाता है हमेशा, और हमेशा चूंकि हम लोग सोल्यूशन में बात करते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट का, 5 मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अगला चीज बताने के पहले देख लो,
जब एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल के साथ लिया जाए इन अ एसिडिक मीडियम, कॉन्सेंट्रेटेड H+, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ईथर बन जाता है। कैसे? सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ गेन करेगा, ये बन जाएगा ROH2 पॉजिटिव, वेरी गुड लिविंग ग्रुप वाटर। दूसरा अल्कोहल का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह R पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल गया, तो ये बन जाएगा R'OH पॉजिटिव R, और उसके बाद इसमें से एक H+ निकल जाएगा एज अ कैटलिस्ट एंड वी गेट ROR'। ठीक है ना? शॉर्टकट R'OH एंड ROH, ऐसे वाटर हटा दो और ईथर बना लो। 2 मोल अल्कोहल इन अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वी ऑलवेज गेट ईथर। ठीक, अब देखो, ये है ग्लूकोज का हेमी एसिटल। मान ले हम यहां H ऊपर कर दिए, OH नीचे कर दिए। थोड़ा दिखाना रे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। OH नीचे, OH ऊपर, फिर OH नीचे, OH नीचे, OH ऊपर, यहां भी OH नीचे, और यहां CH2OH। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है? जब इसे हम लोग ROH जनरली CH3OH का इस्तेमाल करते, लेकिन आप किसी भी ROH का इस्तेमाल कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो ध्यान रखना, जो चीज हम ऊपर समझाए हैं सेम चीज होता है ये वाले OH के साथ, सेम चीज होता है यही वाला OH के साथ। H+ इस OH को प्रोटोनेट कर देगा, हटाया, कार्बोकैटायन बना, या अल्कोहल आके अटैक मारा, लिविंग ग्रुप निकला, यहीं पे OR लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? HOR, तो यहां से OH और इसका H हटाओ और दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये मैकेनिज्म है, लेकिन हम यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कि यहां लग गया OR, H, CH2OH, OH, 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 और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स, ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन, और इसको हम लोग बोलेंगे प्रेसाइसली, इट इज अल्फा ग्लाइकोसाइड्स। अल्फा ग्लाइकोसाइड्स, समझ में आ रहा? अब बताओ, क्या ये ग्लाइकोसाइड का रिंग अब खुल सकता है? क्या ये ग्लाइकोसाइड का रिंग ओपन हो सकता है? इस कार्बन पे भी OR, इस पे भी OR, इट इज ऑलरेडी स्टेबल। ग्लाइकोसाइड नेवर शो म्यूटा रोटेशन। बस अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।